जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। चर्चा के आज मुख्य बिंदु में है वीकली करंट अफेयर्स, जिसके अंतर्गत हम लोग 31 मार्च से 6 अप्रैल के बीच के महत्वपूर्ण न्यूज को कवर कर रहे हैं। इसका पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 कवर किया था, क्योंकि इस वीक में खबरों की संख्या ज़्यादा थी और सारे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ थे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए इसका पार्ट 2 लाना पड़ा है। इससे पहले हम लोगों ने 10 महत्वपूर्ण न्यूज को देखा था। अब यहाँ पे मेरे पास लगभग 20 और हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको लगातार ये वीडियो मिलता रहे। आइए चलते हैं अपने सेशन की तरफ, और जहाँ से मैंने समाप्त किया था पिछला वाला सेशन, वहीं से फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 10 न्यूज हमने देख लिया था, 11वें न्यूज की तरफ चलते हैं। इस वीक का, पूरे वीक का एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज कहेंगे आप इसको, और सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला ये न्यूज है। और वो न्यूज कौन सा है? तो ये वक्फ बोर्ड का न्यूज है। तो वक्फ बोर्ड जो है, संशोधन बिल कानून बन गया है। राष्ट्रपति ने इन्हें मंजूरी दे दी है। इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही पारित कर दिया गया है और अब ये कानून बन चुका है। इसके बारे में हमें जानना चाहिए न्यूज़पेपर के हिसाब से क्या है, और कुल मिला के इसके अंतर्गत क्या है, ये हमें जानने की ज़रूरत है। तो इससे पहले कि मैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर आऊँ, इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में आपको जान लेना उचित रहेगा। तो वक्फ की यदि हम बात करें, तो ये जो वक्फ शब्द है, इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे कहते हैं समर्पण। इस बात को आप याद रखेंगे, उसे क्या कहते हैं? समर्पण कहते हैं। और इस पूरे अधिनियम को जो सबसे पहले लेकर आया गया था वो 1995 का अधिनियम था, और इस अधिनियम के द्वारा इस पूरे बोर्ड का गठन किया गया था। इसके अंतर्गत जो मुख्य बिंदु हैं पहले और अब क्या हुआ है उसके परिवर्तन के बारे में देख लें। लेकिन एक मोटा मोटी तौर पे यदि आप अपने दिमाग में रखना चाहते हैं कि ये वक्फ है क्या, तो उसके बारे में जान लें कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है, मुस्लिम संप्रदाय है, उसके अंदर यदि कोई अपना ज़मीन, कोई अपना जायदाद या कोई भी अपना ऐसा जो धन संपदा है वो दान करना चाहता है, वो किसी बोर्ड को देना चाहता है, तो वो उसके लिए एक पर्टिकुलर क्या है, बोर्ड बनाया गया था, और उसी बोर्ड को क्या कहा जाता है? वक्फ बोर्ड कहा जाता है। इसका जो नियंत्रण होता था वो इनके पास ही होता था। इसके ऊपर अभी तक सरकार का बहुत ही ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं था। और आपको बता दें कि आज के समय में पूरे देश में जो सबसे ज़्यादा संपत्ति है, संपत्ति के मामले में आप देखेंगे तो इस वक्फ बोर्ड के पास लगभग 8,72,351 संपत्तियाँ आज के डेट में हैं। और यह संपत्ति सरकारी संपत्ति में सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि रेलवे से लगभग, रेलवे सरकारी संपत्ति में रेलवे के पास सबसे ज़्यादा संपत्ति रहती है, रेलवे और सेना के पास। तो रेलवे और सेना के पास जितनी संपत्ति है जो कि सरकारी है, उसके बाद तीसरे स्थान पर यदि कोई आता है तो ये वक्फ बोर्ड आता है, जिसके पास इतनी संपत्ति है। सरकार ने इसको रेगुलेट करने का मन बनाया है और अंततः आप देखेंगे कि ये बिल पारित हो चुका है। और इस बार जो बिल, हालांकि इसके पहले भी इस बिल को लाया गया था, ये अगस्त 2024 में भी इस बिल को लाया गया था, लेकिन ये बिल संशोधित नहीं हो पाया था। और अभी जो इस बार बिल लाया गया है, इसमें लगभग 44 संशोधन इसमें किए गए हैं। ऑलमोस्ट 44 संशोधन का सुझाव था, और इस बार 44 जो संशोधन लाए गए हैं उसमें से 14 संशोधन जो है वो पारित हो गए। रिकॉर्ड जो है संसद में इसके ऊपर चर्चा हुआ है, और अभी तक जितने भी बिल में चर्चा हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा किसी पे हुआ है, मैराथन बहस हुआ है, वो तो कौन सा हुआ है? तो ये वक्फ संशोधन बिल के ऊपर हुआ है। तो ये मोटा मोटी आइए समझते क्या है। न्यूज़पेपर ने क्या कहा है, तो इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल्स आए हुए हैं, तो एक दो आर्टिकल्स जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये फाइनल आर्टिकल है जब बिल पास हो चुका है। तो वक्फ संशोधन बिल 2025 में कानून बन चुका है, और इसमें देखें कि सरकार ने एक अधिसूचना में कहा है कि संसद में पारित वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, और राज्यसभा ने इसे गुरुवार को पास किया है। और इसके ऊपर आप देखेंगे 13 घंटे से अधिक बहस चली है। मैंने बोला था कि मैराथन बहस चला है, तो इसके ऊपर 13 घंटे से ज़्यादा बहस चला है। बहस के बाद इसे पारित कर दिया गया। इसमें एक दिन पहले लोकसभा में इसे मंजूरी दे दी गई थी, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से ये पारित हो चुका है। ठीक है। केंद्र में सत्तारूढ़ राजग जो कि एनडीए है, कहा है कि कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है, और सरकार ने मुस्लिम को आश्वस्त किया है कि यह बिल उनकी मस्जिद या दरगाह छीनने और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि संपत्ति के नियमन और प्रबंधन के लिए किया गया है। संयुक्त संसदीय समिति के गठन सहित 6 महीने की चर्चा के बाद वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया था। राज्यसभा में 128 सदस्य ने पक्ष और 95 ने विपक्ष में दिया था। तो राज्यसभा को आप याद रखेंगे, इसमें यहाँ पे क्या है, 128 जो है वो फेवर में थे और 95 जो क्या थे वो
फेवर में नहीं थे या अपोजिट में थे, इस बात को आप याद रखेंगे। वहीं लोकसभा की यदि आप बात करेंगे तो 288 जो है वो फेवर में वोट पड़े थे और 232 जो है वो क्या थे, आपके अपोजिशन में वोट पड़े इसके। ठीक है, आइए देखते हैं इसके मुख्य बिंदुओं में इसमें क्या क्या चीज़ है। तो पुराना जो था, जो कि 1995 का अधिनियम है, और नया जो है वो बेसिकली 2024 में इस बिल को लाया गया था। तो ये जो संशोधन विधेयक है वो 2024 का ही है, इस बात को आप याद रखेंगे। अधिनियम के नाम में क्या अंतर पड़ा है, तो पहले ये वक्फ अधिनियम 1995 था और अब इसका नामकरण जो किया गया है उसको कहा गया है एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता एवं विकास अधिनियम 1995। नाम परिवर्तन हो गया है। स्थापना को लेकर देखें आप इसमें, तो पहले घोषणा, उपयोग या वसीयत द्वारा अनुमति किया जाता था कि आप अपने से ऐसे ही दे देते हैं, लेकिन अब जो है क्या किया गया है, उपयोग द्वारा वक्फ की अनुमति समाप्त हो गई है। केवल वसीयत या दान ही इसमें दिया जा सकता है। मतलब आप या तो वसीयत में लिख दें या दान दे दें आप इसको। दाता को 5 से अधिक वर्षों से मुस्लिम होना चाहिए। मतलब आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कोई दूसरे कम्युनिटी का इसके अंदर कोई दान नहीं दे सकता है, पहली चीज़। दूसरा चीज़, यदि किसी ने धर्म परिवर्तन भी किया हुआ है तो कम से कम उसको 5 साल तक मुस्लिम होना चाहिए, इस बात को भी याद रखें आप। महिला उत्तराधिकार को नकारा नहीं जा सकता है, तो इसमें महिला, पहले इसमें ये क्लॉज नहीं था, महिला उत्तराधिकार वाला ऑप्शन नहीं था। महिला यदि उत्तराधिकारी है तो उसको भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा चीज़, सरकारी संपत्ति का जो वक्फ है इसमें कोई प्रावधान पहले नहीं था। सरकारी संपत्ति यदि है तो क्या उसे वक्फ में दिया जा सकता है सरकारी संपत्ति, ऐसा कोई प्रावधान पहले नहीं था। लेकिन अब जिन सरकारी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया गया है उनका वक्फ दर्ज समाप्त हो गया है। मतलब यदि कोई ऐसा सरकारी भूमि है और उसको कह दिया गया है, मतलब एक तरीके से अधिग्रहण आप समझ लीजिए, और उसको कह दिया गया है कि ये वक्फ भूमि है, इसके ऊपर आपने कुछ भी बना दिया हुआ है, तो अब ये लागू नहीं होगा, ऑटोमेटिकली जो है वो निरस्त हो जाएगा। यदि विवाद होता है तो इसको जिलाधिकारी द्वारा सुलझाया जाएगा और राज्य सरकार को इसको रिपोर्ट जो राज्य सरकार को बताएगा, फर्दर ये राज्य केंद्र को बताएगा। वक्फ निर्धारित करने का अधिकार कौन है, तो पहले जो है ये वक्फ बोर्ड निर्धारित करती है कि कौन सा संपत्ति वक्फ होगा, लेकिन अब ये प्रावधान क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। इंडिविजुअल ही उसको डिक्लेयर करेगा, वक्फ के पास जाएगा, मुस्लिम होना चाहिए, ये वसीयत के मामले से या ऑन पेपर ही वो ट्रांसफ़र करेगा, और उसके लिए वो वक्फ है कि नहीं है, ये सारे चीज़ जो है किसके पास ये पावर दिया गया है, तो जिला अधिकारी के पास, मतलब कलेक्टर के पास जो है ये अधिकार दिया गया है। राज्य वक्फ बोर्ड के समय देख लें कि 2 निर्वाचन पहले जो था इसमें कौन कौन हुआ करते थे इनके बोर्ड में, 2 निर्वाचित मुस्लिम सांसद हुआ करते थे, विधायक थे, बार काउंसिल के सदस्य थे और 2 महिलाएं होती थी। अब इसमें क्या किया गया है, तो राज्य सरकार, पहले 2 अपने में से कोई मुस्लिम हो जाते थे, लेकिन अब क्या करेगी, राज्य सरकार सदस्य नामित करेगी, राज्य सरकार सदस्य नामित करेगी। 2 गैर मुस्लिम इसमें अनिवार्य होंगे, तो इसमें केवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम होंगे, इसमें 2 गैर मुस्लिम भी रहेंगे। इसके अलावा जो मुस्लिम में भी कई सारे कम्युनिटी है, मुस्लिम में भी कई सारी जातियां हैं छोटे छोटे, तो उसमें सिया, सुन्नी, पिछड़े मुसलमान, बोहरा, आगा खानी समुदाय में से एक सदस्य जो है हर में से रहेगा। उस एरिया में जो मुस्लिम रह रहे हैं उनके में से एक जो उनका प्रतिनिधि है, सिया से, सुन्नी से, पिछड़ा मुसलमान से, बोहरा से, आगा खानी से, इनमें से एक लोग निश्चित रूप से रहेगा। साथ ही साथ 2 महिला सदस्य भी इसमें क्या है, अनिवार्य हैं, इस बात को याद रखेंगे। ट्रिब्यूनल जो है एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में रहेगा, और पहले जो था, नया में क्या हुआ है, मुस्लिम कानून विशेषज्ञ की आवश्यकता अब समाप्त कर दी गई है। तो जो मुस्लिम कानून जानता है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ था, उसकी आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। जिला न्यायालय के न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होंगे, जिला स्तर पर जो भी न्यायालय होगा वो इसका अध्यक्ष होगा, और राज्य सरकार का संयुक्त सचिव भी इसके अध्यक्ष होंगे। ट्रिब्यूनल आदेश पर अपील यदि होता है, ट्रिब्यूनल संबंधी पहले कोई भी अपील नहीं हुआ करता था, हाईकोर्ट में सिर्फ विशेष परिस्थिति में हाईकोर्ट में जाया करता था, लेकिन अब जो है वो 90 दिनों के अंदर हाईकोर्ट में अपील जो है अनुमति दे दी गई है। इससे संबंधित आप कोई भी अपील जो है कहाँ कर सकते हैं, हाईकोर्ट में 90 दिनों के अंदर। केंद्रीय सरकार की शक्तियाँ क्या है, तो राज्य सरकार वक्फ खातों में ऑडिट कर सकती थी, केंद्र सरकार का इसमें कोई रोल ही नहीं था, लेकिन अब केंद्र सरकार को वक्फ पंजीकरण, खाता नियमन, ऑडिट, सबकी शक्ति जो है वो दे दी गई है। संप्रदाय के लिए अलग वक्फ बोर्ड जो है, तो सिया वक्फ 15% होने पर सिया सुन्नी के लिए अलग बोर्ड होता था पहले, लेकिन अब बोहरा और आगा खानी वक्फ बोर्ड की भी अनुमति इसमें होगी। तो ये कुल मिला के ये है, यदि आप मोटा मोटी तौर पे यदि इस पूरे बिल को पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे, इसमें 2 मुख्य चीज़ आपको देखने को मिलेगा। पहले ये है कि पहले सरकार का जो हस्तक्षेप था वो न्यून था, बिल्कुल ही न्यून था यहाँ पे, और इसको वन साइडेड रूप से जो है जो भी बोर्ड था उसको चलाया जा सकता था, किसी वक्फ बोर्ड को डिक्लेयर कर दिया जाएगा कुछ भी, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, रेगुलेट, और इसको अब सरकारी दायरे में ला दिया गया है। इसके अंतर्गत अब केंद्र और राज्य दोनों ही सम्मिलित हो गए हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम में महिलाओं का इसमें कोई रोल पहले नहीं हुआ करता था, अब महिलाओं को इसमें रोल दिया गया है। बाकी धीरे धीरे और भी सारे डॉक्यूमेंट्स आते रहेंगे, तो उस पर आप लोग ध्यान देते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका से कच्चा द्वीप वापस लेने के लिए तमिलनाडु विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया है। तो इस बात को लेकर आप देखेंगे कि यह प्रस्ताव बड़े लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है, और तमिलनाडु जो है वो लगातार ही इसके बारे में चर्चा करता रहा है। इस बार भी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं ये हर बार लगभग चर्चा में रहते ही हैं। इसके पहले ये रुपये का सिंबल चेंज करने के चर्चे में लेकर थे, इस बार फिर से जो है वो कच्चा द्वीप डिमांड लेकर चर्चे में है। तो इस बार कच्चा द्वीप जो है वो इन्होंने कहा है कि ये जो है वो वापस
जो है वो भारत को मिल जाना चाहिए। विवाद क्या है, इस बात को समझे सबसे पहले। तो प्रस्ताव जो है प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका की निर्धारित यात्रा से ठीक पहले है। अभी आपको पता है कि श्रीलंका के साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो एक नई ऊंचाई को छू रहा है, और अभी भारत के प्रधानमंत्री श्रीलंका गए भी हुए थे। तो इसी के दौरान उन्होंने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा है कि केंद्र से 1974 के दौरान 1974 में भारत श्रीलंका समझौतों की समीक्षा करने का उन्होंने अनुरोध किया है, और कहा है कि कच्चा द्वीप को श्रीलंका को सौंपा गया था 1974 में। और स्टालिन ने कहा है कि अकेले 2024 में, और इसके कारण हो क्या रहा है कि भारतीय जब मछुआरे वहाँ, हालांकि वहाँ पे मछुआरा फिशिंग जो है वो अलाउड है, लेकिन जब ये लोग फिशिंग करने वहाँ जा रहे हैं तो मछुआरों को पकड़ लिया जा रहा है। और केवल 2024 में 530 तमिलनाडु के मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गिरफ्तार किया गया है और वो जेल में है। भाजपा सदस्य जो है श्रीनिवासन ने कहा है कि उनकी पार्टी का प्रस्ताव समर्थन करने का मतलब ये है कि इसका जो मेन रीजन है, आइए इसको समझते हैं, इसके बैकग्राउंड को समझते हैं कि क्या है ये पूरा का मुद्दा। तो ये आप देख रहे हैं श्रीलंका, तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा है कि इस मुद्दे को समझना इंपॉर्टेंट है। तो श्रीलंका के ठीक आप देख रहे हैं, मन्नार की खाड़ी के पास आप देख रहे हैं, ये जो एक आइलैंड है, एक छोटा सा जो आइलैंड है, यही कौन सा है, कच्चा द्वीप आइलैंड है। तो इस बात को समझे हुआ क्या था यहाँ पे। तो श्रीलंका के कहाँ पे है ये, श्रीलंका के नेंदू द्वीप और भारत के रामेश्वरम के बीच में ये क्या है, एक निर्जन द्वीप है। भारत का रामेश्वरम और श्रीलंका के नेंदू द्वीप जो है, इसके बीच में एक निर्जन द्वीप है। वर्तमान समय में इस पर श्रीलंका का प्रशासन चलता है। 1976 तक यह क्षेत्र जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में एक विवादित विषय बना हुआ था, और पारंपरिक रूप से यह द्वीप श्रीलंका के तमिल और तमिलनाडु मछुआरों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। इस बात को समझे आप। 1974 में भारत सशस्त्र समझौते के माध्यम से इस द्वीप का स्वामित्व श्रीलंका को सौंप दिया था। तो भारत और श्रीलंका के बीच में 1974 में जो है एक समझौता हुआ था, और उस समझौते के माध्यम से भारत ने इसका जो स्वामित्व है उसको श्रीलंका को सौंप दिया था। लेकिन इसमें और भी कुछ शर्तें हैं। इस द्वीप का क्षेत्रफल जो है आप देखेंगे कुल मिला के 285 एकड़ है, जो कि 1.15 किलोमीटर स्क्वायर है। केवल 1 किलोमीटर का जो है ये पूरा का पूरा जो है कच्चा द्वीप है। यह समुद्री सीमा से श्रीलंका तट पर स्थित है। वो इंपॉर्टेंट है कि समुद्री सीमा के श्रीलंकाई तट पे है, और यह द्वीप पहले रामनाथ साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। बाद में भारतीय उपमहाद्वीप और ब्रिटिश राज के दौरान यह मद्रास प्रेसिडेंसी का भाग बन गया, और इसे भारत ने 1976 में श्रीलंका को कुछ शर्तों पर सौंप दिया था, जिसमें एक यह था कि भारतीय मछुआरों को यहाँ मछली पकड़ने का अधिकार सुरक्षित रहेगा, और इसे लेकर ही हाल कुछ समय में विवाद उत्पन्न हुआ है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो है आप मन्नार की खाड़ी के पास देखेंगे तो इसके, और पाक स्टेट के आसपास, तो इसके बीच में ये द्वीप है। और जो मुद्दा ये है क्योंकि यहाँ पे जो 1974 का जो समझौता था और 1976 में जो बात कही गई थी उसके अनुसार इन लोगों को मछली पकड़ने का जो है पूरा अधिकार था, लेकिन अब ये अधिकार, अब वहाँ पे जब लोग जा रहे हैं तो उनको जेल में डाल दिया जा रहा है। और इसीलिए क्या किया कर रहे हैं लोग कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब इसे भारत को वापस ले लेना चाहिए। बस इतना ही मुद्दा है, आप इसको समझे कहाँ है और क्या मुद्दा था। आगे देखते हैं। अभी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक डायरेक्शंस आया है, अंगदान के लिए कर्मचारियों को 42 दिन की विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगी। तो अभी केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को यह घोषणा किया था कि लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था कि यदि केंद्र सरकार के कर्मचारी, की ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकार के नहीं है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अंगदान के लिए अधिकतम 42 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश मिल रहा है। मतलब कोई ऑर्गन डोनेट करता है और केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो उसे कितना देगा, 42 दिनों का क्या मिलेगा उसे, आकस्मिक जो इमरजेंसी लीव उसको मिलेगा। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को अंगदान के लिए अधिकतम 42 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया गया है, और कार्मिक मंत्रालय द्वारा 2023 में जारी एक आदेश के अनुसार जब इस प्रावधान में घोषणा की गई थी तो दाता के अंग को निकालने के लिए सर्जरी के प्रकार के बावजूद सरकारी पंजीकृत चिकित्सक डॉक्टर की सिफारिश के अनुसार विशेष आकस्मिक अवकाश की अवधि अधिकतम 42 दिन होगी। ध्यान ये रखना चाहिए कि ये सरकारी जो है सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। इस बात को भी आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि सरकारी पंजीकृत चिकित्सक होना चाहिए और डॉक्टर के सिफारिश पे ये आपको छुट्टी मिलेगी। इसमें कहा गया है कि विशेष आकस्मिक अवकाश आमतौर पे अस्पताल में भर्ती होने के दिन से शुरू होकर एक बार में लाया जाएगा। मतलब जब आप इसके लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं तब से ये काउंट होगा, और 42 डेज का ये मैक्सिमम हो सकता है। और इसके लिए जो सरकारी डॉक्टर हैं, सरकारी पंजीकृत डॉक्टर हैं, उनका रिकमेंडेशन जो है वो अनिवार्य होगा। तो याद रखेंगे सरकारी कर्मचारियों को 42 दिनों का जो इमरजेंसी लीव है वो मिल सकता है। फर्जी पासपोर्ट से भारत में प्रवेश करने पर अब होगी 7 साल की जेल की सजा। तो फर्जी पासपोर्ट का मामला जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। अब इसको लेकर सरकार जो है अब एक बिल लेकर आई है। बिल जो है वो पारित हो चुका है, और इसको कहा गया है आवर्जन व विदेशी विधेयक 2025। ठीक है, इसमें विदेशियों के आवर्जन मतलब आने जाने और भारत में प्रवेश ठहरने को विनियमित करने के लिए ये बिल लाया गया है। बिल का जो मुख्य मुद्दा जो है उसमें क्या कहा गया है, इस बात को देखिए। विधेयक में एक प्रमुख प्रावधान यह है कि भारत में प्रवेश करने, देश में रहने या बाहर जाने के लिए फर्जी पासपोर्ट या वीज़ा का उपयोग करने पर किसी भी व्यक्ति को 7 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विधेयक में भारत आने वाले हर व्यक्ति पर कड़ी निगरानी रखने का प्रावधान है, और प्रस्तावित कानून में होटल, विश्वविद्यालय, अन्य शैक्षणिक संस्थान व अस्पताल, नर्सिंग होम द्वारा विदेशियों के बारे में अनिवार्य रूप से सूचना देने का प्रावधान है। मतलब कुल मिला के ये है कि विदेश से जो भी लोग आ रहे हैं उसको रेगुलेट करने का प्रयास किया जा रहा है। और अब जो है आप फर्जी पासपोर्ट के साथ यदि पकड़े जाते हैं तो कम से कम 7 साल का जो है वो सजा है, 7 वर्ष का सजा है, और जो है वो 10 लाख तक का जुर्माना आपको दिया जा सकता है। ठीक है,
हालांकि पक्ष विपक्ष में ये सब पॉलिटिकल आर्टिकल्स है, यहाँ पे हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है। एनएचआई ने बीते वर्ष में 5,614 किलोमीटर का हाईवे बनाया है। तो लगातार भारत जो है अपने पूंजीगत व्यय में वृद्धि कर रहा है। पूंजीगत व्यय कहने का मतलब है कि भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी तेज़ी से बिल्ड कर रहा है, और इसका प्रमाण ये है कि अभी हाल फिलहाल में एनएच बनाने की स्पीड में जो आप देख रहे हैं जो वृद्धि आई है, ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किस तरीके से भारत इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रमाण किया है। तो ये सरकारी आंकड़ा है। इस आंकड़े में बताया है कि एनएच जो है NHAI जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा ये आंकड़ा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 5,614 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। मतलब अकेले 2024-25 में जो है वो 5,614 किलोमीटर का निर्माण किया गया है। यदि आप इसको ऑलमोस्ट यदि आप कहें कि 6,000 किलोमीटर यदि आप मान लें, तो इसका मतलब ये है कि प्रति माह यदि आप देखेंगे तो 500 किलोमीटर ऑलमोस्ट जो है वो निर्माण हो रहा है। 500 किलोमीटर प्रति माह आप देखेंगे, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। एक महीने में 500 किलोमीटर यदि निर्माण हो रहा है एनएच का, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और यह निर्धारित लक्ष्य से अधिक है। बुधवार को यहाँ जारी करते हुए आधिकारिक बयान में कहा गया था इस अवधि के लिए 5,150 किलोमीटर का जो लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन सरकार 5,614 किलोमीटर इसको बनाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना के विकास के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 2,40,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य के मुकाबले 2,50,000 करोड़ रुपये जो है वो अधिक से अभी तक उच्चतम स्तर को पहुंच गया है। मतलब लगातार जो है वृद्धि यहाँ बढ़ रही है। और भी कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जरा देख लें। 2023-24 में जो ये आंकड़ा था 2,07,000 था, करोड़ की बात हो रही है। और इसके रिस्पेक्ट में आप देखिए 21% का वृद्धि था। 22-23 में 45% का वृद्धि हुआ है। और इसके दौरान कहा गया है कि वित्त वर्ष के दौरान एनएचआई ने कुल 28,724 करोड़ रुपए के परिसंपत्ति का मौद्रीकरण हुआ है। कुल मिलाकर यदि आप देखें कि भारत लगातार ब्रिज, रेल, ये सब जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ा रहा है, अपने पूंजीगत व्यय में आ रहा है। और इकोनॉमी के हिसाब से जितना ज़्यादा पूंजीगत व्यय होगा तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी अच्छा है। और आपके पीटी फैक्ट के रूप से बस आप इतने जान सकते हैं कि इस वर्ष 5,614 किलोमीटर का जो है वो हाईवे बना है और लगातार पूंजीगत व्यय में विस्तार हो रहा है। परमाणु हमले में सक्षम 6B2 विमान दिए जाएंगे डिएगो गार्सिया में तैनात। तो यहाँ पे न्यूज़ तो ये है ही, हमारे लिए जानना जरूरी हो गया कि डिएगो गार्सिया कहाँ पे है, ये B2 बम्बर क्या है, इसके बारे में आप जान लेंगे। तो अमेरिका कुल मिला के ये कर रहा है कि डिएगो गार्सिया जो है वहाँ पे अपने B2 जो है वो बम्बर को वहाँ पे हाउस किया है। और उसका कारण जो है सबसे पहले ये है कि अमेरिकी ठिकानों में तैनात किया गया है और अमेरिका विमानों ने बुधवार को ही हाउती के ठिकानों पर बमबारी। कुल मिला के इंडियन ओशन में जो है आप देखेंगे यहाँ पे ये अपने बढ़ते हुए वर्चस्व को या चाइना को इनकाउंटर करना चाहे या मुख्य रूप से ईरान, इन सारे देशों को ये संतुलित करना चाहता है। इसके लिए B2 बम्बर जो है यहाँ पे अमेरिका ने हाउस किया है, वहाँ पे लोकेशन पोजीशन किया है। आप देखते हैं क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेना जरूरी है। डिएगो गार्सिया कहाँ है, सबसे ज़्यादा आपके लिए क्वेश्चन ये है। तो भारत के ठीक दक्षिण में यदि देखेंगे और मेडागास्कर के ठीक आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा द्वीप मिल जाएगा जिसका नाम है डिएगो गार्सिया। और यहीं पे एक छोटा सा द्वीप है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो डिएगो गार्सिया को 16वीं सदी में यूरोपियन के द्वारा इसको खोजा गया था और तब वहाँ पे कोई भी अस्थायी निवासी नहीं रहा करता था। 1790-30 में वहाँ उसे एक फ्रांसीसी उपनिवेश बना लिया गया। तो 1793 ईस्वी में आपको यही दौर है जब यहाँ पे भारत में भी लोग आए हुए थे। तो 1793 में फ्रांस ने इसे अपना उपनिवेश बना लिया गया था और नेपोलियन युद्ध की समाप्ति पर पेरिस की जो संधि हुई थी 1814 में, उसके द्वारा चागोस द्वीप समूह और अन्य हिस्सों के साथ इंग्लैंड को इसको सौंप दिया गया था। तो ये किसको दे दिया गया था, इंग्लैंड को दे दिया गया। और आज तक भी है इसका जो द्वीप जो है किसके पास है, इंग्लैंड के पास ही है। मॉरिशस द्वीप की औपनिवेशिक सरकार द्वारा इसे 1976 तक प्रशासित था। तो 1965 तक आप देखेंगे कि इसको क्या है, मॉरिशस जो है मॉरिशस इसे प्रशासित करता रहा है। और बाद में जब तक यूनाइटेड किंगडम ने इसे 3 मिलियन में मॉरिशस की स्वस्वामित्व सरकार से खरीद लिया था। और अब फिर आप देखेंगे उसके आगे 1965 तक इसका मालिकाना अधिकार किसके पास रहा है, मॉरिशस के पास। और फिर उसके बाद मॉरिशस से किसने खरीद लिया था, तो उसे 3 मिलियन में उसने खरीद लिया, यूनाइटेड किंगडम ने इसे खरीद लिया था। और अभी भी इसके ऊपर क्या है, यूनाइटेड किंगडम का ही अधिकार चल रहा है। 1968 में मॉरिशस की स्वतंत्रता के बाद BIOT प्रशासन में सेशल्स में ले जाया गया और फिर वहाँ 1976 में सेशल्स की स्वतंत्रता तक रहा और उसके बाद लंदन में विदेश और राष्ट्रमंडल कार्यक्रम में डेस्क। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ये जो है एक छोटा सा आइलैंड है, बहुत ज़्यादा इसका एरिया नहीं है, हार्डली 25 किलोमीटर के आसपास ये पूरा का पूरा एरिया बनता है। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बीच में जो है वो क्या कर रहा है, B2 बम्बर के साथ जो है आप देखेंगे कि अभी यहाँ पे USA ने, और आपको पता है कि B2 बम्बर अपने आप में भी एक बंकर के समान है। और यहाँ पे लगातार जो है वो अमेरिका अपने पोजीशंस को, अपने आर्मरी को यदि यहाँ पे रख रहा है। तो ये कुल मिला के इसके माध्यम से आप देख रहे हैं कि सामने इन सारे चीज़ों को रेड सी और इसके पास के सारे वो स्ट्रेट और इसके साथ साथ ईरान को बेसिकली, ईरान और ये जो हौती विद्रोही यहाँ पे हो रहे हैं उसको कंट्रोल करना चाह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के द्वारा 27% का पारस्परिक शुल्क और भारत के लिए व्यापार बढ़ाने का मौका है। कुल मिला के आप देखेंगे कि ये जो है वो ट्रेड वार की शुरुआत हो चुकी है और अमेरिका ने हाल फिलहाल में इसके ऊपर ट्रेड वार लगाया है। किसके ऊपर कितना ट्रेड लगाया है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के आते ही आप देखेंगे कि एक नया युग शुरू हो गया है। और इसके ऊपर आप देखेंगे कि चीन के ऊपर 34%, बांग्लादेश के ऊपर 37%, वियतनाम के ऊपर 46%, थाईलैंड के ऊपर
56%, इंडोनेशिया के ऊपर 52% और कंबोडिया पे 49%। और इस तरीके से भारत के ऊपर भी आप देखेंगे कि 27% का जो है वो टैरिफ जो है वो लगा दिया है। तो इसके पहले ऐसा नहीं है, और ये लगातार पहले ही, तो ये अमेरिका की संरक्षणवादी नीति है, इस बात को आप याद रखेंगे। और जिस डे को इन्होंने लगाया है 2 अप्रैल से इन्होंने इस चीज़ को समझा शुरू किया है, और इसको अमेरिका में इसको लिबरेशन डे का भी नाम दिया जा रहा है कि अभी हमारे लिए कौन सा है, लिबरेशन डे का इन्होंने नाम दिया है। और कहा है कि जिसको जैसा, और खासकर जिसके साथ जो है इनका ज़्यादा जो है व्यापारिक घाटा था, उन सब के ऊपर टैरिफ इन्होंने लगा दिया है। तो अमेरिका के सभी देशों पर आयात में कम से कम 10% और कुछ देशों में 49% तक का जो है टैरिफ लगा दिया गया है, और इसे लिबरेशन डे घोषित किया गया है। आप देखिए, भारत पे 27% का टैरिफ है, जिसे डिस्काउंट रेट कहा है। भारत अमेरिका पे 52% का टैरिफ लगाता है, और इन रिटर्न जो है दोनों के बीच में जो मीटिंग हुई है तो 27% का जो है वो हुआ है। इसके अलावा आप देखें, भारत से जो है 2024 में 77 बिलियन का जो है वो बाजार हुआ है। भारत का सबसे बड़ा निर्यातक बाजार कौन सा है, यूएसए है, और यूएसए के साथ भारत जो है वो ट्रेड डिफिशिएंट नहीं है, भारत पॉजिटिव में रह रहा है। तो इसके माध्यम से निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इसके ऊपर प्रभाव पड़ना लाजमी है। पूरे विश्व में आप देखेंगे पूरा निफ्टी भी डाउन हो चुका है, और आप देखेंगे कि भारत के ऊपर ही प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये एक मौका भी है भारत के लिए। तो भारत और चाइना, आप देखेंगे चाइना के लिए भी एक मौका है। अभी हाल फिलहाल जो न्यूज़ आ रहा है उसके अनुसार चाइना के ऊपर, अब चाइना ने जब काउंटर लगाया है तो अब बोला है अमेरिका ने कि अब 104% लगा देंगे। तो देखना ये है कि ये कहाँ तक जाता है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि पूरे विश्व वैश्विक जो बाजार है वो पूरा का पूरा जो है वो इस चीज़ से वो हिल गया है। और खुद यहाँ के वहाँ के एलन मस्क ने कहा है कि ट्रंप को इनके ऊपर जो है निश्चित रूप से विचार करने की आवश्यकता है। द हिंदू का है, द हिंदू ने कहा है इसके ऊपर कि कड़ियप्पम गेट्स जीआई टैग एंकर ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट ऑन द ग्लोबल मैप। तो एक ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट का एक कीर्ति है, उसको क्या मिला है अभी यहाँ पे, जीआई टैग मिला है। देख लीजिए, केरल का जो है कड़ियप्पा जो है एक आदिवासी हस्तशिल्प है, और जिसे जीआई टैग दिया है। ये एक चटाई है, मुख्य रूप से जीआई टैग इडुक्की जिला, ये 2 संगठनों को दिया गया है, और केरल का ये पहला आदिवासी शिल्प है जिसे जीआई टैग मिला है। इस बात को याद रखेंगे। एक तरीके का क्या है, ये चटाई है, और इसे सरकंडे रीड बैम्बू के मुलायम भीतरी परतों से बनाया जाता है। इसे दर्पण चटाई भी कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि गर्मी में ये हल्का सा ठंडक प्रदान करती है, और ठंडी में जो है ये हल्का सा क्या है, गर्मी जो है वो प्रदान करती है। इस बात को आप याद रखेंगे, और आदिवासी संप्रदाय के लिए है तो और भी ज़्यादा। तो जीआई टैग के बारे में थोड़ा सा जान लें कि जीआई टैग जो है बेसिकली 1999 का ये एक्ट है, 2003 से भारत में लागू है, 2003 से दे रहा है। और पहला जो जीआई टैग दिया गया था, किसे दिया गया था, दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। इस बात को आप याद रखेंगे। और ये जो जीआई टैग मिलता है वो 10 वर्षों के लिए जो है वो क्या है, वैलिड रहता है। आगे देखते हैं, अंडर सी केबल की बात यहाँ पे की जा रही है। अंडर सी केबल के अंतर्गत क्या बातें की गई हैं, तो भारत में धीरे धीरे केबल लैंडिंग सिस्टम शामिल हो रहा है। मतलब आप एक देश से दूसरे देश के साथ जो है हम लोग डाटा जो देखते हैं, उसके बीच में सबसे अहम जो रोल कौन निभा रहा होता है, तो ये है डाटा केबल। और डाटा केबल जो है वो आज समुद्र से ही इसको पास किया जाता है। वहाँ पे उसके लिए क्या आया है जरा देखिए यहाँ पे। तो भारत में धीरे धीरे नए केबल लैंडिंग सिस्टम होते जा रहे हैं। भारत का जो सबसे नवीनतम एयरटेल का एक केबल है जिसका नाम है 2A अफ्रीका पल्स। ये सिस्टम है जिसने फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा में निवेश किया है, इस बात को याद रखेंगे। और इस साल CME-V6 केबल भी बिछाई जा रही हैं। अंडर सी केबल क्या होती हैं, तो अंडर सी केबल दुनिया को इंटरनेट से जोड़ने वाली प्रमुख कड़ी है। तो आज पूरा वैश्विक गांव बना हुआ है इंटरनेट के माध्यम से, कहीं जो देखते हैं किसके माध्यम से आता है, ये अंडर सी केबल है। सी के अंदर से जो है ये केबल बिछाया जाता है, काफ़ी महंगा केबल होता है। और ये केबल के माध्यम से ही एक देश से दूसरे देश को क्या किया जाता है, OFC केबल होता है, उससे जोड़ा जाता है। और ये कौन करता है, तो सामान्यतः जो है इंटरनेट जितने भी प्रोवाइडर हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टिविटी बैठाते हैं और डाटा को शेयर करते हैं। जो केबल होते हैं उसकी मोटाई जो है कुछ इंचों में होती है। समुद्र तल के कठोर वातावरण सहने की मजबूती से पैक किया जाता है, मतलब काफ़ी मजबूत होता है। ये जो फाइबर ऑप्टिकल तार होते हैं विशाल मात्रा में डेटा को तीव्र गति से दुनिया भर में संचारित करते हैं। दुनिया भर में लगभग आज के डेट में 600 अंडर की केबल हैं, इस बात को याद रखें। कितने हैं, 600 अंडर सी केबल हैं। 90% डाटा, 80% विश्व व्यापार और लगभग 10 ट्रिलियन वित्तीय लेन देन इन्हीं केबल के माध्यम से होता है। तो आप समझ सकते हैं कि केबल यदि कट जाए तो दुनिया एक दूसरे से कितनी अलग हो जाएगी। आजकल इंटरनेट ही जान बना हुआ है ना। तो भारत में क्या स्थिति है, तो भारत में यदि आप केवल हब देखेंगे तो केवल मुंबई और चेन्नई में आपको नजर आएगा। मुंबई में 95% से अधिक सी केबल सिर्फ 6 किलोमीटर फैले हुए हैं, और जबकि आप देखेंगे भारत में 17 अंडर सी केबल आज के डेट में मौजूद है। भारत में अब इतनी बड़ी संख्या में, दुनिया में आप जहाँ देख रहे हैं 600 से ज़्यादा की संख्या आप देख रहे हैं, वहीं भारत में इतनी कम संख्या आपको क्यों नजर आ रही है, तो भारत में सबसे कम संख्या है उसका। भारत में जो है अब एक केबल बिछाने के लिए 51 जगह से अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, सबसे बड़ा जो है आप देखेंगे ये यहाँ का समस्या है। कई जगह कई दरवाजे पे जाना पड़ता है। ठीक है, मरम्मत के लिए विदेशी, यदि इसमें कुछ हो जाए तो विदेशी जहाज़ों पर मरम्मत के लिए जो है वो नुकसान निर्भर होना रहता है। इनको जो फिशर्स होते हैं उनके द्वारा नुकसान पहुँचाया जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है भारत में हैं। हालांकि इसके ऊपर एक्सपीडाइट करने की ज़रूरत है ताकि तेज़ी से जो है वो ये सी केबल कनेक्ट हो सके और भारत जो है वो इस मामले में भी आगे बढ़ सके। आगे देखते हैं, एक्सएम स्पेस मिशन इंडिया शुभांशु विल फ्लाई टू ISS। तो यहाँ आपको देख रहे हैं ये ग्रुप कैप्टन जो है वो शुभांशु शुक्ला है। भारत आपको पता है कि भारत जो है 2035 तक अपना क्या करना चाह रहा है, अपना भारत स्पेस सेंटर जो है वो
अंतरिक्ष में जो है बैठाना एस्टैब्लिश करना चाह रहा है और साथ ही साथ 2040 तक जो है आपको ह्यूमन मिशन भेजने की योजना बना रहा है। चंद्रयान भी अभी लॉन्च होने की बात, चंद्रयान 4 तक जो है 5th तक जो है बात हमारी पहुंच गई है। तो इसी के संदर्भ में आप देखेंगे इसके पहले भी भारत से 4 जो है एस्ट्रोनॉट को चुना गया था जो कि वायुसेना से थे और अब इनमें से जो है इंडियन एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो हैं अब वो पूरी तरह से तैयार हैं, जो ISS जो है वो जाने वाले हैं। तो मिशन कौन सा रहेगा? ये एक्सियम 4 मिशन है और एक्सियम 4 के माध्यम से आप देखेंगे कि ये 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है, इस बात को भी याद रखेंगे। तो ये प्राइवेट मिशन है और इसके माध्यम से ही 3 अन्य के साथ जो है भारत की तरफ से ISS जाने वाले ये पहले एस्ट्रोनॉट बन जाएंगे, ये ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। इस बात को आप याद रखेंगे। तो बस हमारा न्यूज़ इतना है। और शुभांशु शुक्ला कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये भारतीय वायुसेना के हैं। आगे देखते हैं, हंगरी वेलकम्स नेतान्याहू एंड डिक्लेयर्स इट्स क्विटिंग ICC। तो इंटरनेशनल आप देख लें, इसके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से जो है हंगरी ने क्या कर दिया है? एग्जिट कर दिया है वहाँ से। और एग्जिट करने का कारण यहाँ पे ये है कि वहाँ पे अभी नेतान्याहू जी का जो है वो इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनका अभी विजिट है और चूंकि ICC ने इसके ऊपर क्या किया हुआ है, उनके ऊपर बैन लगाया था और उन्हें जो है अपराधी घोषित किया था और यदि ये वहाँ पे पहुँचते तो उन्हें गिरफ्तार करना होता। तो इन्होंने उसका स्वागत किया है और स्वागत करने के साथ साथ उन्होंने कहा है कि मैं ICC का सदस्य नहीं रहूँगा और उन्होंने ICC से एग्जिट कर दिया है। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि हाल फिलहाल में ICC से किसने एग्जिट किया है? तो ये रहा आपका ICC जिसको हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं। इसके अंतर्गत आप देखेंगे अभी 125 जो है वो देश हैं। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? नीदरलैंड द हेग में है ना। और इसकी यदि आप स्थापना की बात करेंगे तो 17 जुलाई 1998 को जो है वो रोम जो है यहाँ इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और जो 1 जुलाई 2002 से क्या है ये फोर्स में है। इस बात को आप याद रखेंगे। और अभी हाल फिलहाल में एग्जिट किसने कर दिया है? तो हंगरी ने कर दिया है। डिफेंस स्पेंडिंग साउट्स बाय द USA फ्रॉम नाटो अलायंस। तो नाटो की तरफ से खबर आ रहा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, नाटो के बारे में जान लीजिए। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, USA लेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपना एक संधि है। इसकी स्थापना कब हुई थी? वन इंपॉर्टेंट ये है कि 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी और इसी महीने में इसका 76 वर्ष जो है वो कंप्लीट। एक मिलिट्री अलायंस है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इस बात को याद रखेंगे। और तत्काल में इसका क्या है? ये 32 देश जो है वो इसके अभी आप देखेंगे कि सदस्य हैं। अभी हाल फिलहाल में जो अभी रूस यूक्रेन वॉर चल रहा है वो यही सबसे बड़ा मुद्दा था। स्कॉटलैंड अभी हाल फिलहाल में जो स्कॉटलैंड फिनलैंड जो है ये अभी हाल फिलहाल में नए रूप से इसमें ज्वाइन किए हैं और अब जो है वो ट्रंप के राष्ट्रपति बनते हुए ही उन्होंने घोषणा किया है कि जो भी लोग इसके मेंबर है कम से कम 5% जो है वो इनको क्या देना पड़ेगा? टैरिफ, मतलब अपने बजट का 5% जो है वो देना पड़ेगा। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। बोत्सवाना भी न्यूज़ में था। बोत्सवाना जो है वो दक्षिण अफ्रीकी एक देश है। कहाँ पे इसके पोजीशन को देख लीजिए, बस आप पोजीशन जान लीजिए, उससे ज़्यादा यहाँ पे जरूरत नहीं है। अभी हाल फिलहाल में जो ग्रेट एक्टर्स थे हमारे, मनोज कुमार का निधन हो गया है और ये मनोज कुमार को कौन नहीं जानता है ना। जीरो दिया जिस देश ने, तो ये सारे तमाम तरह के इनके गाने हैं, देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जाते थे और ऑलरेडी इनको आप देखेंगे 2016 में हाल फिलहाल में ही फिल्म जगत का जो है भारत का सबसे बड़ा सम्मान जो है दादा साहब फाल्के से सम्मानित किया गया था। 1992 में इन्हें पद्मश्री सम्मान मिल चुका है और इस दौर के तो एक एरा का समाप्ति यहाँ पे हो गया है। मनोज कुमार अब नहीं रहे। 24 जुलाई 1937 को इनका जन्म था, स्वतंत्रता के पहले, और 4 अप्रैल को जो है उन्होंने आखिरी सांस ली है। आगे देखते हैं, देश में पहली बार झरनों की गणना होगी। तो ये जो पूरा खबर है ये क्या है? झरनों से है। देश में पहली बार आप देखेंगे कि झरने की गणना होने जा रही है। तो इसका और कोई न्यूज़ आएगा तो देखा जाएगा। एक न्यूज़ आपको यहाँ से आ रहा है वाइब्रेंट विलेज के बारे में। तो वाइब्रेंट विलेज का जो है सेकंड फेज अब शुरू हो गया है। तो यहाँ पे न्यूज़ तो वाइब्रेंट विलेज का खैर है ही, और दूसरे चरण में आप देखेंगे कि पहले चरण में चीन से सटे 4 राज्यों को सीमावर्ती गांव में शुरू किया गया था। 68,039 करोड़ रुपये इस पर खर्च किए गए थे और अब जो है आप देखेंगे कि इसका सेकंड फेज जो है वो शुरू हो गया है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि दूसरे चरण के लिए रणनीतिक रूप से अहम गाँव की पहचान की जाएगी और 100% केंद्रीय मदद इनके ऊपर दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? केंद्रीय योजना है और इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि इसके तहत बिहार, जम्मू कश्मीर, पंजाब, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल समेत 15 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को चुनिंदा रणनीतिक रूप से सड़क संपर्क में लाया जाएगा, विद्युतीकरण का काम किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो राज्य है, जो भी सीमा सटा हुआ होता है, उसका विकास किया जाएगा और 100% जो है इसके ऊपर सेंट्रल फंडिंग रहेगी। कब शुरू किया गया था? तो इसको याद रखेंगे कि ये स्कीम जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा 15 फरवरी 2023 को शुरू किया गया था। इस बात को आप याद रखेंगे। और इसके अंतर्गत जो है वो जो सिलेक्टेड अभी तक 46 विलेज और 19 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये आ चुके थे। और बेसिकली ये शुरू किया गया था तो इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, यूटी और मतलब उत्तराखंड, लद्दाख जो है इसको लाया गया था। लेकिन अब इसका सेकंड फेज शुरू हो गया है। अब जैसे जैसे इसमें और भी फंडिंग होगी, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है जो सीमावर्ती को एक गांव में डेवलप करना, ताकि यहाँ पे स्ट्रेंथ बना रहे, इन्फिल्ट्रेशन भी पता चलता रहे और देश का विकास भी हो, सीमा भी हमारी मजबूत बनी रहे। AI क्षेत्र में निजी निवेश के मामले में भारत 10वें स्थान पर रहा है। इस बात को याद रखेंगे। तो अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे AI निवेश को लेकर एक जो है वो न्यूज आई है और भारत यहाँ पे कौन से रहा है? 10वें स्थान पे रहा है। 170 देशों की ये रैंकिंग आई है। 2024 जो है वहाँ भारत को 36वां स्थान मिला था और इस बार आप देखेंगे कि भारत को कौन सा स्थान मिला है? 2024 में 36वां स्थान इन्हें मिला है। इस बार में 170 देश की पूरी जो है आप देखेंगे कि
ये पूरी की पूरी रैंकिंग है और 2022 की तुलना में यहाँ पे सुधार आया। 2022 में भारत कौन सा स्थान पे था? 48वें स्थान पे था। इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो कुल मिला के ये है कि एआई को अडॉप्ट करने के लिए जो है ना भारत में क्या, और यूएसए जो है यहाँ पे टॉप पे है। तो कितना जो है भारत इसके ऊपर मतलब काम कर रहा है, तो एआई क्षेत्र में निजी निवेश जो है कितना आ रहा है, उसके मामले में भारत किस स्थान पे रहा है? तो याद रखिएगा 36वें स्थान पे रहा है। 2022 में जो है भारत यहाँ पे 48वें अनुसार रहा है। और भारत का जो इस बार निवेश रहा है वो कितना रहा है? 1.4 अरब डॉलर का निवेश भारत का इसमें रहा है। और इस मामले में अमेरिका विश्व में सबसे ऊपर रहा है, जिसका निवेश कितना रहा है? 67 अरब अमेरिकी डॉलर, मतलब 66 टाइम्स जो है वो भारत से आगे है। और वैश्विक एआई निजी निवेश का 70% यहाँ निवेश जो रहा है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं। तो टॉप पे जो है कौन रहा है? यूएसए रहा है। भारत किस स्थान पे है? 36वें स्थान पे है। पहले से जो है वो 48 से 36वें पे आया है। बस यहाँ से और ज़्यादा न्यूज़ जो है आपके लिए नहीं बन रहा है। R1 ने आईसीसी राजनीतिक न्यायालय के छोड़ने वहीं वाला है, वो आईसीजे वाला है, उसी का फर्दर न्यूज़ है। ना हमारी ज़मीन ना हमारी समुद्र का भारत के खिलाफ होगा इस्तेमाल। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो है आप देखेंगे कि रिश्ता जो है वो काफ़ी हाई पे चल रहा है। एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। और यहाँ से जो सबसे बड़ा न्यूज़ निकल कर आ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री अभी वहाँ पे गए हैं। कई सारे चीज़ों के बारे में वहाँ पे घोषणा हुई है, लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पे आपको जो न्यूज़ निकल कर आ रहा है, पहला तो श्रीलंका का जो त्रिकोणमाली है उसे ऊर्जा केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। कई सारे यहाँ पे समझौते हुए हैं। और भारत के प्रधानमंत्री को श्रीलंका के सर्वोच्च सम्मान से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। इसको लेकर एक और फॉलोअप न्यूज़ है, तो इस बात देखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे कई सारे श्रीलंका को लेकर तो भारत के प्रधानमंत्री को यहाँ पे सर्वोच्च सम्मान दिया गया है और ये इनको 22वां जो है वो सर्वोच्च सम्मान मिला है। विदेशी रूप से जो है ये 22वां सर्वोच्च सम्मान मिला है। इस बात को आप याद रखेंगे। इसके अलावा रामेश्वरम में आप देखेंगे कि इसके ऊपर हमने पहले भी न्यूज़ कवर किया था। तो 535 करोड़ की लागत से जो है वो भारत का पहला वर्टिकल पुल जो है वो लॉन्च किया गया है। ये पुल जो है 2.5 किलोमीटर लंबा पुल होगा और 17 मीटर की ऊंचाई तक जो है क्या होगा? लिफ्ट हो पाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। इसके बीच में जान लीजिए ये पुल कहाँ पे है। आप देखें कि मन्नार की खाड़ी के पास आपको नज़र आ रहा है ये पुल, और देश के पहले वर्टिकल पुल के रूप में जो है ये, तो मतलब जब रेल नहीं जाएगी तो इस पुल को क्या किया जा सकता है? वर्टिकली जो है वो हटाया जा सकता है। ठीक है। ये भारत श्रीलंका के बीच में गल्फ मन्नार में ये स्थित है। और इसके पहले जो पुराना वाला जो पुल था वो बहुत पहले का बना हुआ था, लगभग 1914 के आसपास। औपनिवेशिक काल में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। और इसके ऊपर जो ट्रेन है केवल 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती थी। लेकिन आज के डेट में जो पुल बना है इसके ऊपर आप देखेंगे कि लगभग 70 से 80 kmph की स्पीड से जो है वो ये ट्रेन यहाँ पे चल सकती है। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए, तो ये जो है इसको हम लोगों ने कवर कर लिया है आज के लिए, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आज के न्यूज़ को हम लोग यहीं तक रोकते हैं। अब बाकी जो एक दो न्यूज़ मिलेगा मैं उसको अगले वीक वाले में समाहित कर दूंगा। तो आज के लिए हम यहीं रहने देते हैं। मिलेंगे आपसे अगले न्यूज़ में, अगले वीकली न्यूज़ में। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको लगातार न्यूज़ मिलता रहेगा। इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।